हेलो एवरीवन, आज की क्लास में अपन चैप्टर नंबर सेकंड की शुरुआत करते हैं। अब जो सेकंड नंबर चैप्टर जो मैथ्स का जो क्लास 10 का है वो बहुपद है। तो बहुपद के बारे में पहले अपन को समझते हैं कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कितने टाइप का होते हैं और बहुपद को जो टाइप्स किए वो किस बेस पे किए गए हैं, जो अपन पहले समझते हैं। देखिए बहुपद क्या होता है कि बहुपद के अंदर देखो चर और अचर से मिलकर बना होता है। जो चर राशि होती है, जो चर राशि क्या होती है, जैसे एक्स वाई जेड अल्फाबेट का कोई भी लेटर्स हो सकता है, और अचर राशि में क्या होता है, नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। तो जो चर राशियों पे जो घातांक होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब कि घातांक नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और जो घात होती है वो पूर्ण संख्या, जैसे 1 है, 0 है, 2 है, 4 है, तो ये घातें होनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा को अपन देखते हैं। देखिए सामने ये ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात हमेशा अऋणात्मक पूर्णांक यानी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बीजीय व्यंजक होता है, तो उस बीजीय व्यंजक होता है जो उसकी घात हमेशा क्या होनी चाहिए, तो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और जो भी घात हो वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। जैसे घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन उस पर घात क्या है, माइनस में नहीं हो सकती। अब देखो बहुपद को अब घात के आधार पर भी देखिए कि एक तो अपन को पता होना चाहिए घात हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3, ठीक है। और जो पावर होगी, जो घात होगी, वो हमेशा चर राशियों पे होती है। जो चर राशि होती है उसका कभी भी मान नहीं बदलता है, नहीं अचर राशि का कभी मान बदलता नहीं है, अचर राशि फिक्स होती है, लेकिन चर राशियों की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। अब देखो घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। अब जो अपने पास चर राशि आएगी, इसकी जो घात है वो हमेशा माइनस में नहीं होनी चाहिए, घात हमेशा किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। और वो भी कौन सी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में, कि 0 1 2 3। और यदि अपने पास ऐसे आ गए एक्स की पावर -2 है, एक्स की पावर -1 है और वाई की पावर -3 है, तो ये ऐसा जो चर के साथ है जो अचर राशि आएगी, तो वो बहुपद अपन को नहीं मानेंगे, ठीक है। अगला देखो जो घात होती है, जो चर राशियों पे जो घात होगी वो भिन्न या रूट में भी नहीं होनी चाहिए। देखो एक्स पे रूट आ गया और जेड की पावर 1/2 है, मतलब कि घात हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में ही होनी चाहिए, और घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, घात भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, और घात रूट में भी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो इसका बहुपद का जो मानक रूप होता है वो हमेशा देखो ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर n-1 एक्स की पावर n-1 प्लस डैश 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 प्लस a1x प्लस में a0। देखो जहाँ ए एन कोमा ए एन माइनस वन एक वास्तविक संख्या है। अब देखो वास्तविक संख्या मतलब 1 2 3 4 5, मतलब कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और पूर्णांक संख्या भी होनी चाहिए, लेकिन पूर्णांक कौन सी, पॉजिटिव वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, नेगेटिव पूर्णांक वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि देखो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव क्या होती है, घातें, जो घातें होती है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा घातें कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखिए जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे 4x² है, माइनस में 3x है, प्लस में 7। तो एक तरह का ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि देखो x की पावर 2 है जो पूर्ण संख्या के रूप में है, और 3 के साथ में जो 3 के साथ में जो x आ रहा है इसकी घात भी क्या है, 1 है। तो ये बहुपद होगा क्योंकि x की घात क्या है, 2 है और 1 है, और घात भी क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में है। अगला एग्जांपल देखिए, 5x प्लस में √x, ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर x की पावर 1 आ रहा है, लेकिन जो सेकंड में x की पावर क्या आ रही है, x की पावर तो मतलब x रूट के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगी, x की पावर कितनी होगी, 1/2। तो क्योंकि x √x का मतलब क्या होगी, घात 1/2 है, जो पूर्ण संख्या में नहीं है। अब देखिए बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अब देखो वो किस बेसिस पे है, एक तो होते हैं घात के आधार पर, मतलब कि कोई चर राशि होगी उस पे घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया है, और एक होता है पद के आधार पर, कि भाई इसके अंदर बीजीय व्यंजक है, ये कितने पदों का है, उसके अकॉर्डिंग भी इसको पदों के आधार पर बांटा गया है। अब पहला देखिए रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, जैसे 2x प्लस में 1, जहाँ पर x आ रहा था, x पे पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, पावर 1 होगी। y प्लस में 3, ये y पे कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y की पावर क्या होगी, 1। अब जो ये रैखिक जो बहुपद है वो अपने कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें अपने काम में आएगा। जो भी समीकरण होगी वो रैखिक बहुपद में होगी, और उसको सोल्व करने की जो विद्या है वो अपन इस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और जो चैप्टर नंबर 3 है वो रैखिक बहुपद पे ही आधारित है। अगला देखिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होती है,
देखो नाम से पता चल रहा है द्विघात मतलब दो घात वाला बहुपद, जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। वो बहुपद कौन सा कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है तो एक्स पे पावर कितनी है, दो। वाई स्क्वायर माइनस में 7 तो वाई पे घात कितनी है, दो। अब देखिए द्विघात बहुपद है, ये अपने कक्षा 10 का टॉपिक है, ये अपने चैप्टर नंबर 2 में काम आएगा। और जो कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 4 होगा तो उसमें भी जो समीकरण होगी वो द्विघात बहुपद पे ही होगी। अगला था त्रिघात बहुपद। देखो नाम से देखो त्रिघात मतलब कितनी घात वाला, कि जिसपे घात अधिकतम कितनी घात हो, 3 घात हो, तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। देखो जैसे एग्जांपल एक्स की पावर क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, तो अपन को मेजर करना कि जो चर राशि होती है उस पर मैक्सिमम पावर कितनी है। यदि मैक्सिमम पावर 3 आ रही है तो वो त्रिघात होगा, यदि मैक्सिमम पावर इस पे 2 आ रही है तो क्या होगा, द्विघात होगा। और मैक्सिमम पावर जो चर राशि पे जो पावर आ रही है 1 है तो वो क्या बोला, रैखिक समीकरण होगा। अगली आते हैं द्विघात बहुपद। ये क्या होता है कि जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 4 है। अब देखो ये अपन को बीजीय व्यंजक दे रखा है तो इसको सबसे मैक्सिमम घात कितनी है, 4 है। तो मैक्सिमम घात के आधार पे ही अपन इस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अगला देखिए, देखो पदों के आधार पर, अब पद के आधार पर जैसे एक पदी 5x हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, -7 है। अब जिनमें क्या एक पद हो, पद कितना होना चाहिए, एक बस। ठीक है। अब देखो इस पे पावर कितनी होगी, 1 हो गई, इस पे पावर कितनी होगी, 2 हो गई। अब -7 है, अब ये सोचो इस पे पावर नहीं, तो मैं इसको चाहे कोई भी चर राशि लिख दो, इस पे पावर में 0 लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एक पद वाला बहुपद। अगला देखिए द्विपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें कितने पद होने चाहिए, दो। अब देखिए x प्लस में 2 एक चर राशि हो गई और एक अचर राशि होगी, 2 हो गया। अब देखो अगला देखो 3x स्क्वायर माइनस में 5x, घात 2 है, घात 1 है, तो ये अपने पास बहुपद हो जाएगा। लेकिन पद कितने, यहाँ पे दो पद है, तो ये क्या हो गया, द्विपदीय बहुपद। अगला देखो त्रिपदीय, जिसमें कितने पद होने चाहिए, 3 पद होने चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, 3 पद आ गए। अब जो अपने 10वीं कक्षा में जो द्विघात बहुपद आएगा वो कौन सा आएगा, अपने एक तो दो घातों वाला आएगा, और पदों के अकॉर्डिंग करें तो कितने पद वाला आएगा, त्रिपद वाला आएगा। मतलब कि जो अपने जो सिलेबस के अंदर है, जो जो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 है, तो वो द्विघात बहुपद आधारित है, जिसके अंदर दो घात वाला और पद के अकॉर्डिंग देखे तो 3 पद वाली समीकरण यूज आएगी। सही। अपने सेकंड चैप्टर के अंदर अपन द्विघात समीकरण के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने सेकंड चैप्टर में दे रखा है। तो सबसे पहले अपने पास कोई भी द्विघात समीकरण होगी तो उसके अंदर अपन को द्विघात समीकरण को सोल्व करना आना चाहिए। अब देखिए द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए अपने सिलेबस के अंदर वैसे 3 विधियां होती है। जैसे एक पहली विधि होती है गुणनखंड विधि होती है, जिसको मध्य पद का तोड़ना भी बोलते हैं। और सेकंड जो विधि होती है अपने पास पूर्ण वर्ग विधि होती है, जो अपने सिलेबस में नहीं है। और थर्ड विधि आती है सीधर आचार्य विधि आती है, या द्विघाती सूत्र विधि होती है। ठीक है। लेकिन अब जो द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए जो विधि है, तो अपन को केवल एक गुणनखंड विधि और सीधर आचार्य विधि, इनको ही सोल्व करेंगे। अब देखिए गुणनखंड विधि काम में आएगी सेकंड चैप्टर के अंदर, और फोर्थ चैप्टर भी मैंने आपको बताया था कि वो भी द्विघात समीकरण पर आधारित है। जो द्विघाती सूत्र है, सीधर आचार्य द्विघाती सूत्र है, वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर यूज आएगा। अब देखिए शून्यांकों गुणांकों के बीच में अपन को क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले कोई भी जो द्विघात समीकरण होगी तो उसके अंदर अपन को गुणनखंड करके उसमें x की वैल्यू, जो भी चर होगा उस चर की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। अब चर की वैल्यू को निकालने के बाद तो सूत्र के द्वारा अपन को शून्यांकों का योग करना है। जो x की वैल्यू आएगी या जो चर की वैल्यू आएगी तो उनको अपन शून्यांक बोलेंगे। फिर शून्यांकों का योग करना है, शून्यांकों का गुणा करना है, जो अपन इस प्रोसेस के अंदर समझेंगे। ठीक है। देखिए सामने कि द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यांकों के बीच में संबंध। देखो शून्यांक क्या होंगे, जो द्विघात समीकरण होगी उस समीकरण को अपन सोल्व करेंगे, चाहे गुणनखंड विधि से करो या सीधर आचार्य विधि से करो। जो चर राशि की जो वैल्यू आएगी वो आएगी शून्यांक। और शून्यांक क्या होंगे, जो चर राशि की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अपन द्विघात समीकरण के अंदर रखते हैं, तो वो जो द्विघात समीकरण होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, तो वो होता है शून्यांक। अब गुणांक क्या होता है, जैसे द्विघात समीकरण होती है तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, जहां पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू यदि 0 हो जाएगी
तो अपने पास किया क्या बनेगा, बी एक्स प्लस में सी बचेगा। अब देखो इस बी एक्स पे एक्स की पावर कितनी होगी, एक होगी, तो ये समीकरण कौन सी बन जाएगी, रैखिक समीकरण बन जाएगी। अपने पास टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण, तो इसलिए ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, चाहे बी की वैल्यू जीरो हो जाए चाहे सी की वैल्यू जीरो हो जाए, लेकिन ए की वैल्यू को जीरो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जो द्विघात समीकरण आएगी तो द्विघात समीकरण आएगी तो इसको अपन गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व करेंगे, जो भी चर राशि आएगी तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखो द्विघात समीकरण है, पावर दो आती है तो चरों की संख्या भी कितनी होगी, दो होगी। अब मान लो कि कोई तीन घात वाली बहुपद आ गया, तो घात कितनी उसके ऊपर तीन होगी, तो उस पर शून्यंकों की संख्या कितनी आएगी, तीन आएगी। अब कोई रैखिक समीकरण आती है, उस पर घात मैक्सिमम कितनी होती है, एक होती है। यदि अपन उसका शून्यंक अपन फाइंड करेंगे तो उसमें शून्यंक की वैल्यू कितनी होगी, एक होगी। मतलब कि जो बहुपद होगा जिसपे जितनी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग ही शून्यंकों की संख्या फाइंड करेंगे अपन। अब देखिए फिर अपन को क्या करना है, शून्यंकों का योग, अपन पास जो चर राशि की जो वैल्यू आएगी तो उनका अपन को योग करना है। ठीक है, अब मान लो ये शून्यंक दे दिए, मान लो कोई द्विघात समीकरण है उसको अपन को सोल्व किया है, जो चर राशि की वैल्यू मान लो कि अल्फा और बीटा है, कोई दो वैल्यू आएगी, तो अपन को क्या करना है, उन शून्यंकों का योग करना, अल्फा और बीटा। इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट माइनस में बी अपॉन में ए। अब देखो बी क्या होता है, एक्स का क्या होता है, गुणांक होता है, तो माइनस तो बाहर रह गया, तो बी का मतलब क्या हो गया, एक्स का गुणांक, जो भी एक्स का गुणांक आएगा उसको अपन को लिखना है। अब देखिए अपॉन में ए आ रहा है, तो ए का मतलब क्या हो गया, ए क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है। उसके बाद में अपन को करना है शून्यंकों का गुणा। अब शून्यंकों का गुणा क्या होता है, फिर जो भी चर राशि का मान आएगा उनको आपस में क्या करना है, आपको गुणा करना है। अब देखो उससे भी कर सकते हैं और फॉर्मूले बेस पे भी इनको गुणा कैसे करेंगे, कि भाई सी अपॉन में ए होता है, तो सी क्या होता है अपने पास अचर पद होगा, और ए क्या होगा अपने पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अपन को ऐसे द्विघात समीकरण को सोल्व करके शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। अब देखिए एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन क्या आते हैं कि कोई अपन को द्विघात समीकरण दे देते हैं, उनके शून्यंक अपन को दे दिए कि शून्यंक भाई इसके अल्फा और बीटा है, तब अपन को क्या करना है, ये द्विघात का सूत्र लगाना है। इसके अंदर शून्यंकों का योग कर दो और शून्यंकों को क्या कर दो, गुणा कर दो, वो वैल्यू पुट करके ये आंसर द्विघात समीकरण बन जाएगी। और कभी कभार क्या होता है, अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर देते हैं कि शून्यंकों का योग दे रखा है और शून्यंकों का गुणा दे रखा है, जिससे अपन को क्या करनी है, द्विघात समीकरण बनाना है। जो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया लास्ट के अंदर, जो शून्यंकों का योग दे रखा है, शून्यंकों का गुणा है, तो ये चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसके अंदर ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपने चैनल से बने रहिए, और कल की क्लास के अंदर अपन द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए गुणनखंड विधि के एग्जाम्पल, मतलब कि अपन उसका बेस तैयार करेंगे। मतलब कि जो द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि जिसने कभी पढ़ा नहीं है, वैसे अपन शुरुआत करेंगे, जिससे आपका बेस मजबूत हो सके, जिससे सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए और सुनिए मैथ्स क्लासेस को, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए।